बात मैं राजनीतिक विश्लेषक हेमंत अत्री से शुरू करना चाहता हूँ कि आज वो दिन भर कांग्रेस नेताओं के संपर्क में भी रहे हैं, तो उनका क्या आकलन है? हेमंत अत्री। देखिए यूसुफ जी, जो ये बेंगलोर में मीटिंग होने जा रही है, ये बहुत ही जी महत्वपूर्ण बैठक है एक तरीके से, क्योंकि संसद का जो मानसून सत्र है वो 20 तारीख से शुरू जी होगा। तो ये जी हर लिहाज से महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे, और इसमें खास बात जो सोनिया गांधी की मौजूदगी है उसके कारण समझने जी होंगे। इस बार संसद में राहुल गांधी नहीं होंगे, तो इस बार पूरी जी विपक्षी एकता को पूरे चैनलाइज करके पूरी मजबूती के साथ संसद में वो तमाम मसले जो सरकार जिनसे छुपना चाहती है और विपक्ष जो पूछना चाहता है, पहला सवाल, पहली बात तो ये। तो इससे पहले 17 तारीख को, जब ये 17 की शाम को डिनर दे रहे हैं कर्नाटक के सीएम, उसमें सोनिया गांधी भी मौजूद रहेंगी। उसके बाद 17 की शाम को मीटिंग होगी और 18 को पूरा दिन मीटिंग चलेगी, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ये उनका पूरा शेड्यूल है। विपक्ष की जो पूरी तैयारी है वो 3-4 पक्षों पे बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली बार का अडानी का इशू, जिसपे सरकार ने संसद में एक शब्द भी नहीं बोला था, और अब 14 अगस्त तक उसकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिपोर्ट आई है सेबी की, एक वो महत्वपूर्ण मसला है जिसमें वो सरकार को घेरना चाहेंगे। दूसरा उससे भी महत्वपूर्ण मसला जो है वो है मणिपुर का मसला, जिसपे प्रधानमंत्री ने आज तक मुंह भी नहीं खोला, एक शब्द भी नहीं बोला। मणिपुर में जिस तरह के हालात, उसके अलावा जो ईडी के दुरुपयोग की बात है, आपको कल्पना कर सकते हैं कि जिस अजीत पवार को, जिसको लेकर के, शरद पवार को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने 8 दिन पहले ये कहा था कि 70,000 करोड़ के इन्होंने घपले किए हैं, और उसके बाद अजीत पवार को ईडी बुलाने की बजाय पूछताछ के लिए राजभवन में बुला लिया जाता है शपथ के लिए उप मुख्यमंत्री की। और आज जब हम बात कर रहे हैं तो वो केंद्रीय गृह मंत्री से मिल रहे हैं अजीत पवार, अपनी सरकार में जो उनके मिनिस्टर्स हैं उनके बारे में कैबिनेट की मोल भाव के। तो ये सारे जो मसले हैं, इन पे विपक्ष जो है अपने रूलिंग पार्टी को मैट पे डालना चाहता है। देखिए माहौल गर्म है, और जो कल ईडी को लेकर के फैसला आया, और जिसके बाद जिस तरीके से जो गृह मंत्री जी उन्होंने जो टिप्पणी की, जो क्या बोलते हैं उसको, जो ट्वीट किया, वो बेसिकली एक बेचैनी को दर्शाता है। यूसुफ जी, सारे साथी सहमत होंगे। देखिए, ना तो ईडी गृह मंत्रालय के अंडर आती है, ईडी तो वित्त मंत्रालय का पार्ट है, तो गृह मंत्री जी को उस पर कमेंट करने की कोई बात नहीं थी। और जिस तरह के शब्द उन्होंने प्रयोग किए हैं, मुझे तो लगा कि वो अगले ईडी डायरेक्टर के लिए मैंडेट करना चाह रहे हैं, इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कि इस तरीके से काम होना है, और विपक्ष को चेता रहे हैं। देखिए, ईडी एक स्वतंत्र संस्थान है और उसको अपना काम करना है। उसके बावजूद गृह मंत्री का ये कहना कि एक संस्थान है, उसमें लोग आते जाते रहते हैं, तो आप उस संस्थान में उस व्यक्ति को 4 साल से क्यों ढो रहे थे, 4.5 साल से? क्या और व्यक्ति खत्म हो गए थे क्या? सवाल तो जी देखिए यूसुफ जी पूछे जाएंगे। और ये सारे सवाल जो विपक्ष है, जो साझा विपक्ष है, जो संयुक्त विपक्ष जिसको हम कह रहे हैं, उसी की रणनीति बनाने के लिए वो इकट्ठा हो रहा है। देखिए, पटना की मीटिंग के बाद इमीडिएटली कुछ एक्शन नहीं होने वाला था, लेकिन यहाँ जो बेंगलोर की मीटिंग है, इसके बाद सारा एक्शन दिल्ली शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट का मानसून सेशन है। तो इसमें सारी चीजें, बेशक सत्तारूढ़ पार्टी हर बार मीडिया की मदद से और तमाम नुक्ते लगा करके बहस नहीं करती, सवाल मुद्दों से साइड स्टेप कर जाती है, लेकिन मुद्दे तो वो हैं, और इसी की रणनीति बनने वाली है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि पिछला जो पटना के अंदर मीटिंग हुई थी, उसके बाद शायद अरविंद केजरीवाल को ना बुलाया जाए, जिस तरह की उनकी पूरी रही, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही निकल आए थे और सारी बातें। लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी ने मुख्य विपक्षी दल होने के नाते एक बड़ा दिल दिखाया है, और ना केवल वो 17 पार्टियां, बल्कि उसमें छोटी मोटी 7 पार्टियां और भी जोड़ी है, जो कहने में छोटी हैं, लेकिन आज की तारीख में जो इस देश में चल रहा है वो साइकोलॉजिकल वारफेयर चल रहा है, मनोवैज्ञानिक युद्ध। और विपक्ष को ये अच्छे से पता है कि पिछली बार जो 2019 में मोदी जी वाज एट हिज एवर बेस्ट और बीजेपी वाज एट इट्स एवर बेस्ट, उसके बावजूद भी विपक्ष के पास 62% वोट थे और मोदी जी और उनके सहयोगियों के पास 38% वोट थे। इसी पे सारा गेम है। और आप कहेंगे पटना की मीटिंग के बाद क्या बदल गया है? पटना की मीटिंग के बाद बहुत कुछ बदला है। तब शरद पवार बहुत भारी बड़े शत्रप थे, जब आप पटना की मीटिंग के अंदर की बात करेंगे। आज उनकी शक्ति 1/4 रह गई है उनके अपने भतीजे के कारण। जिन लोगों को वो लेके गए थे वो आज दूसरी तरफ बैठे हैं बीजेपी के साथ, प्रफुल्ल पटेल टाइप के लोग, अजीत पवार भी थे वहां पर। और एक स्थिति ये नेगेटिव है विपक्षी एकता के लिए, और दूसरी क्योंकि एनसीपी टूटी है, और दूसरा उसमें एक पक्ष मजबूत ये हुआ है कि जो जिस तरीके से पंचायत चुनाव जो बंगाल में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, उनको एक तरीके से स्वीप करके ममता बनर्जी आ रही है। तो इस सारे खेल के अंदर विपक्ष की जो आवाज है वो और बुलंद होने की उम्मीद है,
और वो तत्काल उसका प्रभाव संसद के सत्र में दिखेगा। इमीडिएट बात जो 20 तारीख को शुरू हो रहा है, उससे पहले कांग्रेस अपनी रणनीति बढ़ाई रही है 16 तारीख की मीटिंग में। 17-18 को एक बेंगलोर में मीटिंग है, केवल 19 का ब्रेक है, 20 तारीख से पार्लियामेंट का सेशन है। तो ये सारी चीजें देखने में आएंगी। और इसमें बीजेपी के साथ सबसे बड़ा संकट क्या है कि उनके पास तमाम चीजों का जवाब नहीं है। अडानी के ऊपर उन्होंने ना पिछली बार बोला, इस बार भी आपको क्या लगता है बोलेंगे वो? मणिपुर को लेकर के आज तक कोई शब्द प्रधानमंत्री जी ने शांति की अपील भी नहीं की। तो ये सारे तमाम मसले हैं जिन पर विपक्ष एकजुट होकर एक रणनीति बना करके, और जो दिल्ली का जो विधेयक है, जो दिल्ली में जो ब्यूरोक्रेसी को लेकर के जो अध्यादेश लाए, उसके बाद जो विधेयक आने वाला है, देखिए कांग्रेस निश्चित तौर पे उसका समर्थन तो कर ही नहीं सकती, किसी भी रूप में नहीं कर सकती। लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग बात एक और भी है जिसपे केजरीवाल को भी समझना पड़ेगा कि क्या कांग्रेस के विरोध से या संयुक्त विपक्ष के कारण क्या वो बिल रुक जाएगा क्या? तो आज का संख्या बल ये नहीं कहता, तो केजरीवाल को भी ही विल हैव टू कम टू टर्म्स कि जो वस्तु स्थिति है, जो रियलिटी है, संख्या बल में कोई किसी के, वो तो सामने है, प्रैक्टिकल है, गणित है, 2 + 2 4 है। तो इन सारे बीचों बातचीत के बीच में सोनिया गांधी का वहां मौजूद होना, चूंकि राहुल संसद में एब्सेंट होंगे, और सोनिया गांधी का जो तजुर्बा है यूपीए को 10 साल चलाने का, और उससे पहले भी विपक्षी एकता को एक तरीके से पायलट करने का, वो निश्चित तौर पे इस पूरे मुहिम को न केवल एक मजबूती देगा, बल्कि जो चिटपुट कंफ्यूजन है उनको दूर करने की सोनिया गांधी चैंपियन भी रही। तो इस पूरे मामले में विपक्ष के जो मजबूती है वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के लिए एक तरीके की चिंता होगी। और मुझे लगता है कि ये जो संसद का सत्र है ये भी काफी ना केवल चुनौतीपूर्ण होगा बल्कि रोचक भी होगा। इसको देखते हैं किस दिशा में चुनाव की तरफ सरकार बढ़ती है। ये है जी। बहुत शुक्रिया हेमंत अत्री जी आपका।